अक्सर लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार पूछा जाता है, जब कोई समस्या सामने निकल के आती है तो उस समस्या का समाधान किस प्रकार निकाला जाए और हम किस अथॉरिटी से संपर्क करें और किस प्रकार संपर्क करें, हमें रेमेडी किस प्रकार मिलेगी। क्योंकि कोई भी आरोप या कोई भी जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें आरोप का सिलसिला झूठे हो या सही हो दोनों तरफ से होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष उसमें क्या किस प्रकार से सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके अतिरिक्त अगर जो कोई भी घटना कारित की गई है तो सबसे पहले आप उसमें शिकायत कहाँ करेंगे, किस प्रकार लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे जिससे कि जिसके जो दूसरा पक्ष है उसको दंडित किया जा सके या उसको उसके कृत्य की सजा मिल सके। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो हमारे पुराने लॉ थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट दोनों ही समाप्त हो चुके हैं और इसके स्थान पे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो लागू हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है। अगर जो आपकी जानकारी अगर जो कोई लाभ के लिए लगती है तो इसको लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसके अतिरिक्त अगर जो आप कोई अपनी निजी समस्या पर अगर जो हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का जो माध्यम है स्क्रीन पर है, आप उसमें व्हाट्सएप से जरिए आप हमसे अपनी निजी जानकारी पर हमसे लीगल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो अभी तक जो जब कोई घटना कारित की जाती थी उसको पुलिस के माध्यम से या किसी प्रशासन के माध्यम से अगर जो हम अपनी कोई बात कहते थे, क्योंकि अपनी बात कहने के उपरांत भी वो अथॉरिटी, वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो अगर जो आपकी मदद करते हैं तो ठीक है, वेरी गुड, वहीं से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन किन्हीं कारणों के आधार पे अगर जो कोई अथॉरिटी, चाहे वो थाने की हो या थाने के उच्च अधिकारियों की हो या कोई प्रशासन में कोई व्यक्ति हो जहां से आपने शिकायत की, जहां से आपको कोई भी सही रूप से सही तरीके से कोई समाधान नहीं प्राप्त होता है, तो अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति हो उसके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो कोर्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट करे, कोर्ट की शरण में जाए। अब कोर्ट में शरण में जाने के बाद, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद आपको क्या रेमेडी उपलब्ध हो पाती है और वो रेमेडी प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। और उस प्रोसेस को शुरू करने से सबसे पहले, क्योंकि आपको ये संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी भी अधिकारी ने, किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया, तो फाइनली आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप कोर्ट के सामने अपीयर हो। अब कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए सबसे पहले अगर जो आप पूर्व सभी अधिकारियों के चक्कर लगा चुके, कहीं से आपको कोई रेमेडी नहीं मिली है, तो उसके बाद आप सेक्शन 175 क्लॉज 3 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आप अपनी बात, अपनी जो लीगल समस्या है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, अब फिर नए लॉ में एक चीज़ और देखने को मिली है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले अगर जो कोई आप शिकायत करते हैं या किसी तरीके से कोई अगर जो आपका कोई परेशानी है वो माननीय कोर्ट के सामने लेकर आते हैं, तो आपको सबसे पहले माननीय न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है एवं बिल्कुल सही है। तो इसके अतिरिक्त हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर जो कोई आपकी शिकायत है या आपकी कोई एफआईआर है वो थाने में नहीं लिखी गई है या पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं लिखी गई है, आप अपने प्रशासन में प्रयास करके देख लिया, वहाँ से भी आपको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिली, तो अल्टीमेटली अब आप फाइनली अगर जो कोर्ट के सामने अगर जो आप अपीयर हो रहे हैं तो कोर्ट के सामने आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्लीन हैंड के साथ जाएँ। आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट करें कि जो आप कह रहे हैं और बिल्कुल सत्य हो और बिल्कुल सही है, जो आप अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। और इसी के साथ में अगर जो माननीय न्यायालय आपके जो तथ्य और आपके फैक्ट पे अगर जो विश्वास करते हुए और आपके जो ग्राउंड है उन पे यकीन करते हुए, और तो आपके ग्राउंड पे अगर जो माननीय न्यायालय अगर जो विश्वास करती है तो आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। अब आपके फेवर में आदेश किस प्रकार पारित करेगी, यानी कि जो आपने 175 क्लॉज 3 के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है माननीय न्यायालय के समक्ष, उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो विपक्षीगण हैं जिनके विरुद्ध आपने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए थाने को ये आदेशित करेगी कि इस तरीके की जो प्रार्थना पत्र दिया गया है इसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय को सूचित किया जाए। अब ये माननीय न्यायालय को सूचित करने का काम ये पुलिस का बनता है कि वो किस प्रकार मुकदमा दर्ज करके और उसकी जो कॉपी है माननीय न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। और इसी के साथ में अगर जो आप
आपकी यहाँ से भी रेमेडी हल नहीं हो पाती है। किन्हीं कारणों से आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। रीज़न कोई भी हो, मैं रीज़न पे डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि अगर जो आप सही तरीके से आप अपने माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपने अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उसके आधार पे जो तथ्य और जो ग्राउंड माननीय न्यायालय के समक्ष आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनको वो किसी भी प्रकार से कोई भी न्यायालय अगर संतुष्ट नहीं होती है, आपका प्रार्थना पत्र अगर जो खारिज कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसमें क्रिमिनल रिवीजन में आप इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें ऊपरी अदालत आपके लिए अवेलेबल है। आप अपीलेट कोर्ट में इसमें अपील फाइल करके आप जो विपक्षी गण के विरुद्ध आप उनसे कार्रवाई करवा सकते हैं कि उसमें आप मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे कि किस ग्राउंड पे क्या क्या तथ्य को देखते हुए जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, उसने आपके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट होने के बाद भी अभी भी आपकी जो घटना से जो आप क्षुब्ध थे, जो व्यथित थे, उससे भी आपका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। तो इसी के साथ में आप अपने तथ्य और अपने कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र में आप माननीय अपीलेट कोर्ट के सामने अपने सारे तथ्य को उसके सामने प्रस्तुत करेंगे और अपने सारे तथ्य और अपने सारे ग्राउंड माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। किस प्रकार एक पुलिस अधिकारी ने, जहां से आपने सबसे पहले प्रार्थना पत्र दिया, उसने भी आपकी बात नहीं सुनी, उसके बाद आपने उच्च अधिकारियों में पुलिस में आपने प्रार्थना पत्र दिया, वहां भी आपकी बात नहीं सुनी गई, उसके बाद आपने प्रशासनिक जो अधिकारी है वहां भी आपने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां भी कोई भी किसी प्रकार से आपकी कार्यवाही पर अमल नहीं लाया गया, यानी कि आपके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके साथ में हर जगह से आपको भगा दिया गया। अल्टीमेटली आपने कोर्ट में पिटीशन मूव की और कोर्ट ने भी आपकी बात को ना मानते हुए, आपके जो प्रार्थना पत्र को सही ना मानते हुए, उस पर संदेह करते हुए आपके भी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, जिसके आधार पे अभी भी आपकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाया, जिससे आप क्षुब्ध होकर व्यथित रूप से आप माननीय अपीलेट न्यायालय के सामने उपस्थित होकर आए और आपके तथ्य और आपके ग्राउंड पे माननीय न्यायालय विचार करते हुए और उस पर विश्वास करते हुए आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। माननीय अपीलेट न्यायालय आपके तथ्य पे और आपके जो ग्राउंड पे अगर जो आप उनको विश्वास दिला ले जाते हैं तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और वीडियो आपने अंत तक देखा, यहाँ तक देख ही लिया है, तो ज़्यादातर मामलों में मैंने ज़्यादातर व्यूअर की तरफ से ये आया है कि उन्होंने वीडियो तो पूरा अंत तक देखा है, सपोर्ट भी किया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है और पूरा देखा है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुँचाने के लिए सेवा भाव से, जिससे और लोगों को भी इसको लाभ मिल सके, ये वीडियो दूसरों लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।